नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का अध्ययन करेंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। 1 जनवरी को 1937 में। जन्म स्थान राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। निवास रायपुर, छत्तीसगढ़। वृत्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं। सभी कविता संकलन, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सभी उपन्यास, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय कहानी संग्रह। विशेष इनके विषय में है कि उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। 20वीं शती के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2-1 कहानियां भी सामने आई थीं। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट किया था। अपनी रचनाओं में वे आपादमस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे। आपादमस्तक मतलब सर से लेकर पांव तक। किंतु वह विशेषता निरायास और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। वह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थीं और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, अवायविक और सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। कविता और कथा दोनों ही विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा, वे मुंह के बल बालू पर गिरे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए, जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी तथा कथा भाषा और तकनीक को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के सामान्य निम्न मध्यम वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवनानुराग, संबंध बोध और सौंदर्य चेतना है। किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यत्न साध्य और हीरोइक्स से परे इतने स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण का अविच्छिन्न अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान, कविता और कथा दोनों में मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होता है। डायलॉग में कविताएं लिखना, तो ये बातचीत के अंदाज में कविताएं लिखना शुक्ल जी की खासियत है। रोजमर्रे के सामान्य व्यवहृत, एक हद तक घिसे पिटे शब्दों में उनका समूचा साहित्य लिखा गया है। साक्षर और सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े,
ऐसी भाषा है उनकी, सहज और सुलभ। ये शुक्ल जी की खूबियां हैं। पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हैं हुए, किंतु सबसे कम विवेचित लेखक हैं। विवेचना इनके ऊपर कम होती है। इनके विचार एकदम सहज और सादगीपूर्ण होते हैं। निश्चय ही वह भी उनकी अद्वितीयता और मौलिकता का एक और सबूत है। प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी संपृक्ति किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा की मोहताज नहीं। उनकी संपृक्ति पुराने महान कवियों, लेखकों सरीखी है। आज के समय में वे भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। यहाँ उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत ये कविता ऊपर कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है। कविता का नायक, जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ, आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थता ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। वह हमारा आधार है। जब से लोहे की खोज हुई विश्व में, तो समझिए कि उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में हो गई। आज इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि कवि लोहे को अपना आधार समझता है। आज जीवन लोहे के बगैर चल ही नहीं सकता है। लोहे का इस्तेमाल केवल औजार बनाने में ही नहीं होता, बल्कि लोहे का इस्तेमाल आपको मनुष्य की विचारधारा को मजबूत करने में भी होता है। कहीं ना कहीं वह लौह तत्व ही हमारे व्यक्तित्व में होता है, जिसके कारण हम किसी निर्णय पर टिकते हैं या किसी से संघर्ष करते हुए बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। मनुष्य जो बोझ ढोता है या मनुष्य जो दुखों का पहाड़ सहता है, वह लोहे की जो धारणीय क्षमता है उसी का परिचायक है। तो लौह तत्व जीवन में उपयोगी सामग्रियों के रूप में मिलता है, लेकिन यह विचार के स्तर पर भी है, वह जहाँ हम लोग टिकने की बात करते हैं। तो लौह तत्व का उपयोग, लौह तत्व की उपस्थिति हमारे व्यक्तित्व में भी, हमारे विचारों में भी जरूरी है। नहीं तो हम एक लुंज पुंज व्यक्तित्व के मालिक होंगे। और अगर हमारे व्यक्तित्व में लोहा पर्याप्त है तो हम टिके रहेंगे, बोझ उठाते रहेंगे और जीवन समस्याओं से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर लोहा होगा। तो कभी अपने बेटे से यह पूछता है, बताओ बेटा, घर में लोहा कहाँ कहाँ है। तो छोटा सा बेटा और उसकी जो बेटी ये सब बताएगी कि लोहा कहाँ कहाँ है, किन किन चीज़ों में है। साइकिल में है, मोटरसाइकिल में है, करछुल में है, कुर्सी में है, कहाँ कहाँ जहाँ लोहा लगा हुआ है सबका नाम लेगी उनके बच्चे। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये कवि अंत में वहाँ पहुँचेंगे, बताएंगे कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको यह समझ में आएगी कि लोहा मनुष्य के विचारों में भी होता है। तो ये लोहे का महत्व दर्शाने वाली यह कविता आधुनिक कविता कही जाएगी। इसमें आम आदमी के जीवन संघर्षों को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन यह किसी पर चोट करने की बजाय हमारे व्यक्तित्व में वह कौन सा तत्व हो जिसके कारण हम जीवन की समस्याओं का मुकाबला कर सकें, उनको बर्दाश्त कर सकें, तो वह तत्व व्यक्तित्व में है। तो दूसरों पर प्रकाश डालने से अच्छा है आत्मनिरीक्षण करना। तो कहीं ना कहीं लोहा के बहाने कवि आत्मनिरीक्षण प्रस्तुत करता है कि हमारे अंदर वह कौन सी खूबी होगी कि हम हर बोझ उठाने को तैयार होंगे, तो वह होता है लोहा। तो विचार कैसा हो, लोहे की तरह मजबूत हो। लोहा जिसके अंदर है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण किसका होता है, लालची लोगों का।
शोषण उसका होता है जो कमज़ोर लोग होते हैं। तो लोहा अगर विचारों में हो तो उस व्यक्ति का शोषण नहीं होता, वह जूझता है समस्याओं से, वह मजबूती प्रदर्शित करता है। तो ये इस कविता का मूल अर्थ है। तो अब हम लोग इस कविता को आगे बढ़ेंगे, जहाँ पाएंगे कि कवि अपने पुत्र से यह सवाल पूछता है कि बताओ बेटा, लोहा कहाँ कहाँ है, किन किन चीज़ों में उपयोग होता है, घर में बताओ, घर में कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम बताओ जिसमें लोहा पाया जाता है। तो उसके पहले विनोद कुमार शुक्ल की एक और कविता है ये, दुनिया जगत जगत कुएं का, दुनिया जगत जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज़ नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला। सही बात है, कोई बच्चा अगर आगे चला गया कुएं की जगत पर, कुआं पहले होता था तो कुआं में बीच में एक लकड़ी लगाया जाता था या लोहा, यहाँ से वहाँ तक बीचों बीच में उस पर पैर रख करके आदमी पानी निकालता था उसमें नीचे से, उसको बोलते हैं जगत। तो जगत पर मैं वो बच्चा खड़ा था, उसको अगर मान लीजिए नहीं जगत, तो उसको बोलते हैं जो चबूतरा रहता है कुआं में चारों तरफ से बनाया गया, तो वहाँ जाकर बच्चा खड़ा था। अगर कभी जोर से बोलता या आवाज़ देता कि बेटा गिर जाओगे भागो, तो हो सकता था कि हड़बड़ी में बच्चा कुएं में गिर जाता। तो इसके लिए कवि ने यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे बच्चे के पीछे गया, बच्चे को मालूम न हो, और जाकर के बच्चे को पकड़ लिया और बच्चा बच गया। तो ये बुद्धि का इस्तेमाल, कवि ने भावना का इस्तेमाल नहीं किया, यही समझना है, यही आधुनिक कविता है। ये बच्चे को देख करके कुएं के जगत पर कवि चिल्लाता नहीं है, वह शोर नहीं करता है अरे रे डूब जाएगा बच्चा जल्दी आओ। हो सकता था ऐसा करने से बच्चा डूब जाता, तो कवि ने यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे गया और बच्चे को वापस ले आया। तो ये बुद्धि, मतलब आज की कविता में बुद्धि का समावेश है, इंक्लूजन है। भावनाएं तो कला में होती हैं, भावनाएं यहाँ भी हैं, लेकिन बुद्धि को महिमा मंडित भी करने का प्रयास ये आधुनिक कवि है, ये आधुनिक कविता है। जीवन की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश है, सच को स्वीकारना है, सीधे इमोशन से कुछ नहीं होगा, भावना ही सिर्फ हो और बुद्धि ना हो तो व्यक्ति मूर्ख बनता है। तो यहाँ पर है बुद्धि का यूज भी होना चाहिए जीवन में, वह भी उतना ही सही है, और जीवन में लौह तत्व का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर श्रृंगार तत्व का होना जरूरी है, भक्ति भाव का होना जरूरी है, तो जीवन जीने के लिए लौह तत्व का होना भी जरूरी है, नहीं तो मजबूती कहाँ से आएगी, टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमने देखा ये विनोद कुमार शुक्ल के व्यक्तित्व में, साहित्यिक व्यक्तित्व में। अब हम लोग उस कविता में आते हैं जिसमें वो अपने बेटे से पूछने वाले हैं, बताओ बेटा घर में कहाँ कहाँ लोहा मिलता है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। जब छोटे बच्चे को हम लोग कंधे पर बैठाकर घुमाते हैं तो बच्चा पहले क्या बोलता है, इतना ऊंचा हो जाता है, तो बोला कि पापा पापा मैं दादाजी से भी बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, बच्चा बोलता है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह सुनने के लिए मैंने अपने बेटे को कंधे पर बैठाया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, और बिटिया होगी उससे भी पूछेंगे, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वो बोलेगी चिमटा, कड़कुल मतलब करछुल, बच्ची बोल रही है तो ये करकुल बोल गई, करछुल है कलछुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे खीला, दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। इन सारी चीज़ों का वह नाम ले लेगी, इन चीज़ों में लोहा होता है। रुक कर वह फिर याद करेगी और फिर जैसा कि बच्चे करते हैं रुकेगी और बोलेगी, मुंह पर अंगुली रख के दिमाग पर जोर डाल के, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी लोहे की। आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, क्या सोचेगी, वह दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, जल्दी। यहाँ ये 2-3 लाइन द मिसप्रिंट है, क्लियर ये नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ख़ास मीनिंग नहीं है।
वही है कि वो बच्ची लोहा खोजने का प्रयास कर रही है, घर की किन वस्तुओं में लोहा होता है। तो आप इसको, आपकी पुस्तक में छपा होगा नीट एंड क्लीन, तो इसको आप देख लेंगे, ये 3 पंक्तियाँ। लेकिन वही है, तेजी की वो बच्ची खोज रही है कि घर में लोहा किन किन वस्तुओं में होता है, जल्दी कि लोहा कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है, वही वो खोज रही है। इसके बाद इतना करूँ जैसा इतना होगा, बिटिया को बताना है फिर वो कि लोहा और कहाँ का हेल्प किया इन्होंने, परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको हेल्प किया कि लोहा किन किन चीज़ों में होता है, ये बताने में कुछ नाम बताया। फावड़ा, कुदाली, टांगियाँ, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, चक्का के ऊपर जो रहता है लोहे का लगाया हुआ सो, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, ये सब लोहा है, ठीक है। पत्नी याद दिलाएगी, अब पत्नी भी अपनी तरफ से बोलेगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत्ते की काड़ी, डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बलाडिला, जगह जगह लोहे के टीले, जहाँ जहाँ घर में लोहे का यूज हुआ है उसका नाम लिया जा रहा है एक एक करके। ये वस्तु है संसार में मिला ये सब। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। जब आप लोहा खोजेंगे, खोजते खोजते कहाँ पहुँचेंगे, इस घटना से उस घटना तक, वहाँ जहाँ इंसान पर नज़र जाएगी। तो जो मेहनत कश इंसान है, जो मेहनत करता है, वह भी लोहा ही है, वह लोहा से कम नहीं। हर वो औरत, वह औरत जो मेहनत करती है, दबी सताई रहती है, बोझ उठाने वाली, वह लोहा से कम नहीं, वह भी लोहा ही है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़का बड़ा हो रहा है, वो बढ़ेगा, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, और लड़की को जब दूल्हा मिलेगा तो वह प्यारा होगा। उस घटना तक, मतलब जब उसकी शादी होगी, मतलब जब वो लड़का और लड़की बड़े हो जाएंगे, तब उनको समझ में आएगी ये बात कि लोहा कहाँ कहाँ होता है। अभी तो खोज कर बताया कि घर की किन किन वस्तुओं में लोहा होता है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको समझ में आएगी कि उस घटना तक, जब उनकी शादी होगी, वो बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, राइट टू वोट मिल जाएगा, तब वो समझेंगे कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, मेहनत करने वाले लोग लोहा होते हैं। लोहा की तलाश कवि ने की इस कविता में, और समझाया कि मेहनत करने की भावना भी लोहा ही है। और इस प्रकार से हमने इस कविता का अध्ययन किया आपके साथ मिलकर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और प्रश्नोत्तर के लिए दूसरे वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।